एवरीवन, माय नेम इज़ आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड पे कीबोर्ड रो नाम की प्रॉब्लम के बारे में। देखते हैं प्रॉब्लम हमसे क्या कह रही है कि भाई गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, आपको बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे एक लिस्ट के अंदर। आपको क्या करना है, आपको रिटर्न करना है द वर्ड्स दैट कैन बी टाइप्ड यूजिंग लेटर्स ऑफ द अल्फ़ाबेट ऑन ओनली वन रो ऑफ दिस कीबोर्ड, जो आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे हो। मतलब क्या है कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो कीबोर्ड की जो पहली रो होती है, देखो इस पहली रो में इतने सारे आप यहाँ पे अल्फ़ाबेट यूज़ करते हो, ठीक है। जो आपकी दूसरी रो है, दूसरी रो में आपके ये देखो अलग यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ पे जो आपके कीबोर्ड की तीसरी रो होती है उसमें आपके यहाँ पे अलग अल्फ़ाबेट्स होते हैं। अच्छा, तीन अलग अलग रो हैं और यहाँ पे तीन अलग अलग सेट हैं आपके अल्फ़ाबेट्स के। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको यहाँ पे स्ट्रिंग दी गई होगी, बहुत सारे वर्ड्स दिए होंगे, हेलो है, अलास्का है, डैड है, पीस है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उन वर्ड्स को आउटपुट में रखना है, उन वर्ड्स को आपको यहाँ पे फिल्टर आउट करना है जो एक ही रो के कैरेक्टर से मिलके बने हों। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ पे डैड, जो डैड है, ठीक है, इसको आप यहाँ पे देखो, डी कहाँ पे मिल रहा है, डी आपको ये मिल रहा है, ए यहाँ पे आपको ये मिल रहा है, और डी आपको यहाँ पे दोबारा मिल रहा है। मतलब जो डैड हमारी स्ट्रिंग है, ये हमारे इस कीबोर्ड की किसी एक रो में पाई जा रही है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ पीस की, तो PEACE, पी कहाँ पे है, पी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है और ई यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसके जितने भी आपने इसमें अल्फ़ाबेट यूज़ करे हैं वो सारे अलग अलग रोज़ पे पाए जा रहे हैं, और हमें उन्हीं स्ट्रिंग्स को रखना है जिनके सारे अल्फ़ाबेट एक ही रो में आएँ। ये हमारी प्रॉब्लम है। जैसे कि अलास्का, अलास्का में आप देख पा रहे हो ए यहाँ पे आ रहा है, एल यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है, एस यहाँ पे आ रहा है, के यहाँ पे आ रहा है, ए यहाँ पे आ रहा है। मतलब सारे के सारे ब्लू वाली जो आपने यहाँ पे रो देख रहे हो, ब्लू वाली रो के अंदर सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स हैं मेरे अलास्का के, इसलिए अलास्का एंड डैड, ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को आप यहाँ पे देखो, जैसे ओम के है, OMK, ठीक है, OMK यहाँ पे अलग अलग रो में पाया जा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हो, ओ यहाँ पे पहली रो में है, एम यहाँ पे लास्ट रो में है, और के यहाँ पे सेकंड रो में। देखो तीनों अलग अलग रो में है, इसका मतलब ये हमारा जो है आंसर नहीं हो सकता। तो अगर आंसर हमारा कोई नहीं सिलेक्ट हो पा रहा है, हमारी स्ट्रिंग जो है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, तो हम लोग उस केस में खाली लिस्ट को आंसर में रिटर्न कर देंगे। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो हैं वैलिड हैं, इसलिए हमने दोनों को आंसर में रिटर्न कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो हमारे बहुत सारे नंबर ऑफ़ वर्ड्स दिए होंगे, कितने वर्ड्स हमें दिए जा सकते हैं, एट मैक्स 20 वर्ड हम लोग को ये देने वाले हैं। हर एक वर्ड में 100, 1 से लेकर 100 तक के कैरेक्टर हो सकते हैं। वो इंग्लिश लेटर्स ही होंगे, उसमें लोअर केस और अपर केस दोनों लेटर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बेसिक अप्रोच जो मेरी यहाँ पे मुझे पता चली वो क्या है कि देखो, जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो यहाँ पे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं पहले डैड का, ठीक है, DAD। अब एक चीज़ अगर ओवरव्यू में आपको बताऊं तो आपके पास 3 सेट्स हैं। पहला सेट क्या है, पहला सेट है कुछ कैरेक्टर्स का जो कीबोर्ड में सबसे पहली रो में पाए जाते हैं, ठीक है। मैं इनसे कह देता हूँ कि ये जो है पहली रो को बिलोंग करते हैं। अच्छा, फिर आते हैं मेरे कुछ और कैरेक्टर जो कि मेरे दूसरी रो को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अच्छा, और मेरे कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं जो यहाँ पे कीबोर्ड में तीसरी रो पे आते हैं, और ये किसको बिलोंग करते हैं, तीसरी रो को बिलोंग करते हैं। तो जो ये सारे कैरेक्टर हैं इनको कह देता हूँ कि हाँ ये इनकी कैटेगरी 1 है, इन सारे कैरेक्टर्स की कैटेगरी 2 है, और इन सारे कैरेक्टर्स की कैटेगरी 3 है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डैड को लेता हूँ, एक मैंने स्ट्रिंग उठाई। अच्छा, जब भी मैं कोई स्ट्रिंग उठा रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि भाई डी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, डी कैटेगरी नंबर 2 पे आ रहा है। ए कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये भी कैटेगरी नंबर 2 पे आ रहा है। और ये वाला डी कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, ये भी कैटेगरी नंबर 2 पे आ रहा है। तो अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर्स सेम कैटेगरी में आते हैं तो मैं कह सकता हूँ ना कि हाँ वो डैड जो है ये सेकंड कैटेगरी का ही पार्ट है, तो ये एक वैलिड स्ट्रिंग है। अच्छा, अगर मैं यहाँ आपसे कह दूँ कि AZ, एक मेरे पास ये स्ट्रिंग दी गई, तो ए जो है ये मेरा सेकंड कैटेगरी में आएगा, और जेड जो है ये मेरा थर्ड कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे 2 और 3 ये अलग अलग वैल्यूज़ हो गई ना, अलग अलग कैटेगरी हो गई। मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसमें जो अल्फ़ाबेट हैं अलग अलग कैटेगरी के हैं, और अलग कैटेगरी के हैं तो हम लोग उसको नहीं लेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हमें कुछ यहाँ पे लॉजिक हमें समझ में आया कि भाई क्यों ना सबसे पहले ए से लेके जेड तक, मैंने क्या बोला, क्यों ना ए से लेके जेड तक सारे के सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, इनकी कैटेगरी देख लो कौन से कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि ए जो है ये मेरा सेकंड कैटेगरी में आता है, जेड मेरा थर्ड कैटेगरी में आता है, ऐसे बी किस में आता है, सी किस में आता है, डी किस में आता है, ये सबने निकाल के पहले रख लिया।
अच्छा, फिर अब मैं क्या करूँ, जैसे मान लो मेरे पास डैड आया, डी ए डी डैड, तो मैं क्या करूँगा, इस स्ट्रिंग पे चलूँगा, इस स्ट्रिंग पे आइटरेट करूँगा। सबसे पहले मैं डी को उठाऊँगा, कर देखूँगा इसकी कैटेगरी क्या है। इसकी कैटेगरी है मेरी, मान लो, मुझे अभी ऊपर देखा नहीं मैंने, डी की कैटेगरी मान लो मैं कहता हूँ कि 2 है, तो मैंने कहा डी की कैटेगरी 2 है, तो मैं इसको एक सेट में रख दूँगा, वैल्यू 2 है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने अगले एलिमेंट को उठाया, ए को, इसकी कैटेगरी क्या है, इसकी कैटेगरी भी 2 है, तो मैंने सेट में एक और बार 2 रखा। आप जानते हो कि सेट में कोई भी चीज़ रखोगे, ठीक है, तो होगा क्या कि रिपीटिशन अलाउड नहीं होता है, तो अगर सेम होगा तो 2 जो है एक ही बार लिखा रहेगा। फिर मैंने एक और डी को उठाया, ये कौन सी कैटेगरी का, ये भी कैटेगरी 2 का है, और ये हमें कौन बताएगा, हमें ये डिक्शनरी बताएगी जिसमें की वैल्यू पेयर होंगे। डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर होते हैं ना, तो की मेरी होंगी अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, वो कौन सी कैटेगरी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे डी, इसका भी 2 आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सेट में रिपीटेड वैल्यू नहीं होती, तो मेरे सेट की लेंथ कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अगर हम किसी स्ट्रिंग में ट्रैवल्स करते हैं और जो हमारा सेट आया है, इसकी नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ का, हर एक अल्फ़ाबेट की कैटेगरी हम इस सेट में जाके रखेंगे, और अगर इस सेट की लेंथ 1 है, इसका मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स जो हैं मेरे, वो सारे कौन से कैटेगरी के हैं, कैटेगरी नंबर 2 के हैं। अगर इसकी लेंथ 1 है, मतलब सारे अल्फ़ाबेट्स सेम कैटेगरी के हैं, और अगर सेम कैटेगरी हैं तो डैड को उठा के हम आंसर में रख देंगे। तो ये मेरा यहाँ पे लॉजिक है। अच्छा, तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, देखो सबसे पहले मेरा काम क्या है कि मुझे एक डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी बनी कैसे, वो ऐसी होगी कि ए के सामने पड़ा होगा कि कौन सी कैटेगरी, मैंने कहा एक कैटेगरी नंबर 2 का है, बी कैटेगरी नंबर 3 का है, ऐसे अप टू जेड कैटेगरी नंबर 2 का है। ऐसा करके मैंने कुछ जो है एक डिक्शनरी बनानी है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली क्या है कि यहाँ पे हमारे जो अल्फ़ाबेट होंगे वो अपर केस में भी हो सकते हैं, मतलब ए बी सी डी कुछ इस प्रकार की हो सकती है अप टू जेड तक, या फिर स्मॉल वाले भी हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अब यहाँ पे हमें 2 डिक्शनरी तो बनाने की ज़रूरत है नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि जो भी हमें वर्ड मिलेगा उसको हम लोग किस में बदल देंगे, लोअर केस में बदल देंगे। लोअर केस में बदलने का मतलब है कि वो जो वर्ड होगा उसको, जैसे हमारा कैपिटल ए है, ठीक है, जैसे मेरा वर्ड है ए बी सी, तो ये बदल जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी में, ताकि हम इस डिक्शनरी का इजीली यूज़ करके पता कर सकें कि कौन सी कैटेगरी में वर्ड आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं ये सारे होते क्या हैं, ये हैं तो स्काई वैल्यूज़ के सामने वाले ही कैरेक्टर ना, क्योंकि हर एक कैरेक्टर जो है उसकी कुछ स्काई वैल्यू होती है। तो ए से लेकर जेड तक की स्काई वैल्यू कितनी होती है, 97 से लेके 123 तक होती है। तो मैं इस स्काई वैल्यू पे एक लूप चला के हर एक स्काई वैल्यू के सामने कौन सा कैरेक्टर है ये हमें कौन बताएगा, CHR फंक्शन बताएगा। तो CHR फंक्शन का यूज़ करके हर एक स्काई वैल्यू के सामने कौन सा कैरेक्टर है ये अगर पता कर लें और उस देख लें कि वो कौन सी कैटेगरी में है, तो हम यहाँ पे ये डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिक्शनरी क्रिएट करना देखते हैं। तो मान लो कि हमें यहाँ पे कोई वर्ड्स की लिस्ट दी गई है, ठीक है। सबसे पहला मेरा काम क्या है कि जो भी मेरा आंसर आएगा उन जो सारे वर्ड एलिजिबल हैं उनको मैं रिजल्ट में रख दूँगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी पहली रो है वो मैंने कीबोर्ड से ऊपर से कॉपी करके यहाँ पे लिख दी है और उसको मैंने सेट पे लगा के रख दिया है, जो कि मेरा फर्स्ट नाम के एक सेट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये फर्स्ट नाम के सेट पे पड़े हैं, ये सारे कैरेक्टर्स सेकंड नाम के सेट में पड़े हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स थर्ड नाम के सेट पे पड़े हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड से लिए गए हैं। इसके बाद अब मुझे रो नंबर पता करना है ना, कौन से रो नंबर पे है, रो नंबर 1 पे है या रो नंबर 2 पे बिलोंग करता है कैरेक्टर, या रो नंबर 3 पे बिलोंग करता है। ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने एक रो नाम की डिक्शनरी बनाई, जो कि मैं ऊपर आपसे बात भी कर रहा था बनाने के लिए। इसको मैं कहाँ से कहाँ तक इसका लूप चलाऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँ कि 97 से लेकर 123 तक एक लूप चलाओ, ठीक है। और बिलोंग्स की वैल्यू अभी 0 है, बिलोंग्स की वैल्यू 0 है, मतलब हर एक कैरेक्टर को पहले मैं ट्रैक करूँगा। 97 किसके इसका वैल्यू होती है, स्मॉल ए की होती है। सबसे पहले मैं क्या चेक करूँगा कि क्या CHR ऑफ 97 मतलब स्मॉल ए, क्या स्मॉल ए मेरा फर्स्ट में है क्या, अगर फर्स्ट में है तो बिलोंग्स की वैल्यू कर दो 1, या फिर अगर CHR ऑफ आई मतलब ए मेरा सेकंड में पाया सेकंड सेट में पाया जाता है तो बिलोंग्स की वैल्यू कर दो 2, या फिर बिलोंग्स की वैल्यू कर दो 3। तो यहाँ पे 3 में से कोई एक कंडीशन मेरी चलेगी और उस कैरेक्टर के लिए स्मॉल ए के लिए मेरा ये स्मॉल ए कौन से हमारे सेट को बिलोंग करता है हमें पता चल जाएगा, कौन सी रो पे है, फर्स्ट रो पे है, सेकेंड रो पे है, थर्ड रो पे है, और जिस भी रो पे होगा वो रो नंबर मेरा बिलोंग्स नाम के वेरिएबल पे सेव हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा अपनी डिक्शनरी में ए के सामने क्या रख दूंगा, वो किस किस रो नंबर को बिलोंग करता है, तो ए के सामने आ जाएगा। मान लो अगर 2 को बिलोंग करता है तो ए के सामने 2 आ जाएगा, फिर ऐसे ही बी के सामने भी आ जाएगा कुछ 3, ऐसे करके कुछ 1 2 3 में कुछ वैल्यूज आ जाएंगे और इस तरह से हमारी पूरी डिक्शनरी बन जाएगी। अच्छा, अब हमारा काम क्या है, अब हमें जितने बहुत सारे वर्ड्स दिए गए ना हमारी लिस्ट में, तो हम हर एक वर्ड को उठाएंगे। तो मैंने कहा फॉर ईच वर्ड इन मेरी वर्ड्स वाली लिस्ट, ठीक है, यहाँ से हम एक एक वर्ड को उठाएंगे, ईच वर्ड में स्टोर करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमारा जो वर्ड आया है इसको लोअर केस में बदलना है। तो मैंने कहा ईच वर्ड डॉट लोअर फंक्शन यूज़ करके इसको लोअर केस में बदल के AWR नाम की एक स्ट्रिंग में रख दिया। तो मान लो कि मेरा ABC था, या फिर मान लो कि यहाँ पे हमारा डैड था, ठीक है, DAD, तो DAD अभी स्मॉल हो गया है, ठीक है, और AWR नाम की स्ट्रिंग में पड़ा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ
मुझे क्या करना है, इसके डैड के सारे कैरेक्टर्स पे चलना है और चेक करना है कि इनकी कैटेगरी क्या है, ये कौन से रो नंबर पे आते हैं। और ये मुझे कौन बताएगा, रो नाम की जो डिक्शनरी जो मैंने ऊपर बनाई है। तो मैंने इसके लिए एक सेट बना दिया। तो मैंने डी ए और डी इन तीनों अल्फ़ाबेट के लिए एक सेट बना दिया अलग से काउंट नाम का। ये क्या करेगा, काउंट करेगा। ये मतलब एक सेट है जो पता करेगा कि कितने टाइप ऑफ अल्फ़ाबेट हैं मेरे, इस किस किस कैटेगरी के अल्फ़ाबेट हैं, वो कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ये हमारे स्टोर होगा काउंट पे। तो मैंने क्या करा, अपने एक एक स्ट्रिंग पे एक एक कैरेक्टर उठाया। मैंने सबसे पहले क्या उठाया, मैंने डी उठाया। फिर मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि भाई ये बताओ डी का कौन सा रो नंबर है। तो डी का रो नंबर हम डिक्शनरी में चेक करेंगे। तो हमने कहा डी का कौन सा रो नंबर है, इसने बताया रो नंबर 2 है। तो काउंट में हम ऐड कर देंगे 2। तो मेरे काउंट में क्या आ गया, 2 आ गया। फिर दोबारा ये लूप चलेगा, अगली बार मेरा क्या उठेगा, ए उठेगा। ए कौन से यहाँ पे रो पे है, मैंने कहा ए भी 2 पे है। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। अकाउंट में ऐड कर देंगे 2। फिर दोबारा मैं डी को उठाया, डी कहाँ पे है, डी 2 पे है। तो दोबारा लूप चलेगा और अगली वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। सेट में सेम वैल्यूज़ होती नहीं है, अगर रिपीटेड वैल्यूज़ नहीं होती ना सेम, तो यहाँ पे अकेला 2 बचेगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे अकेला 2 बचेगा तो मैं चेक कर लूँगा बाहर आके कि भाई अगर मेरे सेट की लेंथ 1 है, सेट की लेंथ 1 है मतलब एक ही कैटेगरी के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं। और अगर ऐसा है तो रिजल्ट में हमारे ईच वर्ड को रख दो, जो हमने डैट सेलेक्ट करा है इसको उठा के रिजल्ट में रख दो। ये मेरा यहाँ पे कोड है। इसके बाद फाइनली मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा रिजल्ट को। तो एक ही अप्रोच हो सकती है इसमें। सिंपली मैंने क्या करा, सारे पॉसिबल जितने भी अल्फ़ाबेट थे मेरे, उन अल्फ़ाबेट्स को सबसे पहले हमने क्या करा, उसके लिए डिक्शनरी बना दी है। ठीक है, उनको कैटेगराइज कर दिया है फर्स्ट सेकंड थर्ड के हिसाब से जहाँ पे भी वो बिलोंग करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या करा, एक और नीचे लूप चलाया है जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हर एक वर्ड को उठाएंगे, उस हर एक वर्ड के हर एक कैरेक्टर को उठाएंगे और चेक करेंगे वो कौन सी हमारी स्ट्रिंग को, कौन से हमारे रो नंबर को यहाँ पे बिलोंग करता है। और जिस भी रो नंबर को बिलोंग करता होगा उसके हिसाब से हम एक सेट बनाएंगे। और अगर हमारी सेट की लेंथ 1 है, इसका मतलब जितने भी रो नंबर हैं, जितने भी उसके कैरेक्टर हैं, सारे सेम रो नंबर पर ही हैं। ठीक है, सेम रो नंबर पे ही पाए जाते हैं कीबोर्ड में। अगर ऐसा है तो उसको उठा के हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट में रख देने वाले हैं। अगर मेरे काउंट मान लो कि डैट की जगह DAZ था, अगर DAZ होता तो डी की जगह आता 2, ए की जगह आता 2 और जेड की जगह मान लो जेड हमारा थर्ड वाले रो में है मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे सेट में ये 2 रिमूव हो जाता और अभी मेरे सेट की लेंथ कितनी होती, 2 होती, क्योंकि जो DAZ है इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कैटेगरी 2 के भी हैं और कैटेगरी 3 के भी हैं, तो इनको हमें नहीं लेना है। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर मेरे सेट की लेंथ कभी 1 हो जाती तभी उसको आंसर में आप यहाँ पे रखने वाले हो। तो ये था हमारा कोड हमारी इस प्रॉब्लम के लिए। अब कुछ लोग यहाँ पे सोचेंगे कि अगर ये छोटी सी प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमें पक्का पता है कि हर एक वर्ड जो है कौन से रो को बिलोंग करता है, कौन से रो को नहीं बिलोंग करता है, तो इसके लिए आप यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन का भी यूज़ कर सकते हो, जिसका मैंने वीडियो भी बनाया होगा, आई बटन पे आ भी रहा होगा। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन पे कैसे करोगे मैं ये बताता हूँ। देखो, आपके पास यहाँ पे कुछ सेट्स तैयार हैं, जैसे कि मैंने कहा QWERT, ये सारे जो है ये सारे कैरेक्टर हैं पहली रो में, ये कैरेक्टर हैं दूसरी रो में, ये कैरेक्टर हैं तीसरी रो में। तो आप क्या कह रहे हो कि ये सारे कैरेक्टर्स में से कोई एक भी कैरेक्टर हो, मैं कहता हूँ ये सारे कैरेक्टर में से कोई एक भी कैरेक्टर हो, तो कोई एक या एक से ज़्यादा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन में। अगर आपको नहीं आता तो वीडियो देख के समझ में आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, मतलब वो देख लेना, फ्री वाला लॉजिक देख लेना। तो मैं कहता हूँ प्लस का मतलब क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा। प्लस का मतलब होता है एटलीस्ट 1 कैरेक्टर तो होना ही चाहिए इस ग्रुप में, और उससे ज़्यादा भी होंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे कैरेट क्या बताता है, स्टार्ट, और यहाँ पे डॉलर क्या बताता है, एंड। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई हम क्या करेंगे, हर एक वर्ड को उठाएंगे, हर एक लिस्ट में जो हमें लिस्ट ऑफ वर्ड्स की जो लिस्ट दी गई है बड़ी सी, उस पर हर एक वर्ड को उठाएंगे, आई पे जाके सेव करा। मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई RE रेगुलर एक्सप्रेशन तुम मैच करो, तुम मैच क्या करो भाई, मेरा जो वर्ड है उसको लोअर केस से पहले बदल दो, फिर अपन चेक करो कि क्या वो स्टार्ट हो रहा है इन सारे कैरेक्टर की एक या एक से ज़्यादा अकरेंस से, और क्या एंड भी उन्हीं से हो रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरा सिर्फ Q है, मेरे वर्ड में सिर्फ Q या W पड़ा हुआ है, तो उस केस में मैं देख पा रहा हूँ कि हाँ भाई स्टार्ट हो रहा है क्या इसमें से किसी एक के अकरेंस में, हाँ भाई Q से स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, क्या एंड हो रहा है क्या W से, हाँ भाई W से एंड भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये एक ही सेट में आ रहा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन में अगर आपको इस तरह से चीज़ें लिखनी होती हैं तो आप यहाँ पे सिंपली क्या बोल रहे हो, आपने इससे बोला कि भाई मेरे क्या क्या पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं, उन पॉसिबल कैरेक्टर को आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख दिया, मतलब ये सारी पॉसिबल कैरेक्टर हो सकते हैं सेम कैटेगरी के। अब आपने बोला कि अगर इनमें से कोई भी कैरेक्टर स्टार्ट होता है और उसकी एक या एक से ज़्यादा अकरेंस होने वाली है और एंड भी होता है, ठीक है, जो भी मेरी स्ट्रिंग है, जो मेरा वर्ड है, उसके जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर वो या तो स्टार्ट हो रहे हैं या बीच के कैरेक्टर्स हैं या फिर एंड हो रहे हैं, इनकी एक या एक से ज़्यादा अकरेंस से, इसका मतलब यही कैटेगरी है वो हमारे
वर्ड्स के कैरेक्टर की, सेम कैटेगरी पे ही हैं सारे वर्ड्स, सारे कैरेक्टर्स हमारे किसी वर्ड में, तो इस कैटेगरी के हैं, तो हम लोग क्या कह देंगे कि हाँ भाई इसको हम ले सकते हैं। अच्छा, सेम गोज़ फॉर सेकंड कैटेगरी एंड सेम गोज़ फॉर थर्ड कैटेगरी। ठीक है, सब में हम लोअर केस से ही कंपेयर करेंगे। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन मैच कर जाती है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा वर्ड था उस वर्ड में जितने भी कैरेक्टर थे वो सेम कैटेगरी पे हैं। ठीक है, अगर सेम कैटेगरी पे है तो आउटपुट में हम उस वर्ड को रख देंगे। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको और अच्छे से डीपली समझना है रेगुलर एक्सप्रेशन का कि कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे कैरेट का क्या यूज़ होता है, डॉलर का क्या यूज़ होता है, ये प्लस मल्टीप्लाई और क्वेश्चन मार्क ये सब क्या होता है, हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में कैरेक्टर्स को क्यों रखते हैं, तो इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हो। ठीक है, वो भी आई बटन पे आ ही रहा होगा, तो आप आई बटन पे क्लिक करके डायरेक्टली देख लेना, तो वहाँ से समझ में आ जाएगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते कैसे हैं। बाकी उसमें मैंने बताया हुआ है मैच फंक्शन क्या होता है, सर्च फंक्शन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होते हैं, उनको फाइंड ऑल भी होता है एक, आपको उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और ये वाला सोल्यूशन भी आपका कितने में हो जाएगा, बिगो ऑफ एन स्क्वायर टाइम है। एन स्क्वायर टाइम मैंने एक रफली आइडिया आपको दिया है, क्योंकि देखो जो मेरे वर्ड्स की लिस्ट है उसमें मान लो कि n वर्ड्स हैं, ठीक है, और हर एक वर्ड की लेंथ अगर मेरी m है तो मैं कह सकता हूँ बिगो ऑफ n क्रॉस m पे ये लूप चलेगा। बट मैं कह देता हूँ मान लो कि मेरे n वर्ड्स हैं और हर एक वर्ड में n कैरेक्टर हैं, तो मेरा बिगो ऑफ n स्क्वायर अप्रोच यहाँ पे हो जाएगी, और इससे कम में आप इसे सॉल्व कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये एक अप्रोच है हमारी कीबोर्ड रो नाम की प्रॉब्लम की। तो रेगुलर एक्सप्रेशन वाला एक सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया, और एक सिंपल आपको आइटरेशन से डिक्शनरी का यूज़ करके कैसे हम लोग पता कर सकते हैं ये भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है।